साहित्य विभाग के इस अखिल भारतीय चिंतन बैठक में उपस्थित माननीय आशुतोष जी, जिन्होंने मुझे यह एक बहुत ही मेरे लिए कठिन ऐसा दायित्व सौंपा है और इस बैठक में भारत के भिन्न भिन्न भाषाओं से, प्रांतों से आए साहित्यकार, कलाकार, कार्यकर्ता, क्योंकि हम विचारों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता रहते हैं वो मूलतः साहित्यकार, कवि, लेखक, विचारक रहते हैं और उसके साथ में वो कार्यकर्ता भी रहते हैं। सब दोनों को साथ में चलने वाले कार्यकर्ता, इसलिए सभी विद्वान कार्यकर्ता है। भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता के सूत्र, इस विषय के बारे में पहले कुछ मैं ऐसे एक जो सैद्धांतिक बातें हैं, एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद में विभिन्न भारतीय भाषाओं में यह सूत्र हमको कैसे दिखाई देते हैं, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, आधुनिकतम काल तक, आधुनिकोत्तर काल तक, मतलब जिसको नवोत्तर कालखंड हम आज कहते हैं, उस काल तक यह कैसे दिखते हैं और विभिन्न आज के भी विचारक जो भारतीयता के भाष्यकार है, जो देशीयता के भाष्यकार है, जो राष्ट्रीयता के भाष्यकार है, वो अपनी अपनी बड़े बड़े किताबों में, ग्रंथों में आज भी यह विचार किस प्रभावी ढंग से रख रहे हैं, इसकी हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा का प्रारंभ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन से करता हूँ। उन्होंने अपने एक अशोक के फूल नाम की किताब में रविंद्रनाथ के राष्ट्रीय गान नाम का लेख लिखा है। उसमें वो कहते हैं, मेरा विश्वास है कि भारतीय मनुष्यों ने अपने देशवासियों के जीवन के आवश्यक कर्तव्य, वैराग्य की महिमा और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की ओर झुकने का प्रेम पैदा किया है। उसका ही परिणाम है कि भारतवर्ष दीर्घकाल तक पशु सुलभ शूद्र स्वार्थों का गुलाम नहीं बन सका। आज हम सांस्कृतिक दृष्टि से जो बहुत नीचे गिर गए हैं, उसका प्रधान कारण यही है कि इस महान आदर्शों को हम भूल गए हैं। मेरा विश्वास है कि इन आदर्शों को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने से हम तो ऊपर उठेंगे ही, सारे संसार को भी उसमें कुछ न कुछ ऐसा अवश्य मिलेगा जिससे उसे वर्तमान प्रलयंकर अवस्था से उभरने का मौका मिले। आज का भी जो विचार विश्व है, भारत का और विश्व का, उस संदर्भ में भी हजारी प्रसाद जी ने जो बातें कही है वो लागू होती है। और आखिरी में वो बताते हैं कि हम इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का वैचारिक और साहित्यिक कर्तव्य क्या है। तो क्योंकि हमारा काम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, केवल आभासी या साहित्य के जगत में केवल लिखने का काम नहीं है, तो उसका प्रचार प्रसार भी हम करते हैं। वे कहते हैं, भारतवर्ष के सामान्य मानवीय संस्कृति को पूर्ण और व्यापक बनाने की जो महती साधना की है भारतवर्ष ने, उसके प्रत्येक पहलू का अध्ययन और प्रकाशन हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कथन के प्रकाश में आज के विषय की और हम देखें तो ये सार्थक रहेगा। इसकी कुछ भूमिकाएं हैं, दो चार बिंदु है, बिंदुओं के इसमें ही बोलेंगे क्योंकि 40-50 मिनट में यह बहुत बड़ा व्यापक विस्तृत विषय है। तो बिंदुओं के इसमें हम बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसे एक उसका बिंदु है कि हमारा जो भारतीय साहित्य है, मतलब भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य, जैसे हमारी संविधान में 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है। इसमें अंग्रेजी नहीं है, जो अपनी भारतीय भाषा है वो भारतीय 22 भाषा है। तो जो जिसे हम मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं, उस भाषा में जो साहित्य है, जो प्राचीन काल से आज तक उनकी जो परंपराएं है, सभी विभिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य की परंपरा है।
तो उनकी स्वतंत्र परंपरा है, और ये सभी एक भाषा संकुल जिसे हम कहेंगे, एक विचारों का एक वैचारिक ऐसा भाव विश्व उससे निर्माण होता है, निर्मित होता है, जिसे हम भारतीयता के या राष्ट्रीयता के सूत्र कह सकते हैं। ये पहली बात है। इसका हम एक छोटा सा अगर लघुत्तम साधारण विभाजक निकाले तो साहित्य अकादमी ने सभी भाषाओं के इतिहास लिखे हैं। सिंधी साहित्य का इतिहास, पंजाबी साहित्य का इतिहास, तेलुगु साहित्य का इतिहास, मलयालम साहित्य का इतिहास। तो वो किताबें हम ऊपर से भी देखें तो भी हमको उसमें जो प्राचीन काल से आज तक के साहित्य में भारतीयता के और जो समान सूत्र है वो हमको वहाँ पर दिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने जब राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तब वो विषय चल रहा था, तो मैंने एक लेख उसमें लिखा था भारतीय साहित्य में राम दर्शन नाम का। तो मैंने मराठी में वैसे वो लेख लिखा था, फिर उसका हिंदी भाषांतर भी हुआ, वो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर भी छपा। तो भारतीय साहित्य में राम दर्शन ये एक छोटा विषय था वास्तव में। मैंने तो वो अपनी ये शिलान्यास की पृष्ठभूमि में लिया था, लेकिन मैंने जब उसका अध्ययन करने का प्रयास किया तो सभी भाषाओं में जो वहाँ के मूर्धन्य साहित्यकार है, अभिजात साहित्यकार है, क्लासिकल जो लिटरेचर लिखने वाले साहित्यकार है, अलग अलग काल के साहित्यकार, आज के काल से प्राचीन काल तक के सभी के इसमें राम के जीवन मूल्यों के जो दर्शन हमको होते हैं, उससे ये जो एकता के सूत्र हमको दिखाई देते हैं। दूसरी एक बात ऐसी है कि अभी 21वीं शताब्दी में एकेडमिक क्षेत्र में 2-3 अध्ययनों की चर्चा होती है। उसमें साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, कल्चरल स्टडीज जिसको बोलते हैं, इसकी बहुत चर्चा आजकल चलती है। दूसरा है साहित्य का सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। तीसरा है साहित्य का अंतर विद्याशाखीय अध्ययन, और चौथा है कि साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। ये चारों विषयों का हम जो विचार करते हैं तो उसमें इसमें थोड़ा ऐसा हो गया है कि जैसे सांस्कृतिक अध्ययन, इस विषय में भारतीय संस्कृति के बारे में जो नकारात्मक बातें जो जिसे हम औपनिवेशवाद कहते हैं, वसाहतवाद कहते हैं, उसके प्रभाव से आई हुई बातें वो कल्चरल स्टडीज में आती है ज्यादातर एकेडमिक क्षेत्र में। उसके विपरीत ऐसा होना चाहिए कि हमारी संस्कृति की जो एकात्मता के सूत्र है वो उसमें केंद्र बिंदु रहने चाहिए। इसलिए हमने एक संपादन किया था संस्कृति और साहित्य नाम से मराठी में, और वो जो यहाँ नागपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उसका समावेश भी हमने किया था कि ये जो नकारात्मकता ये विशिष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से फैलाई जाती है, उसका उत्तर वैसे तो वो पूरे साहित्य में वो उत्तर हमको मिलता है, लेकिन उसका शोध करना, उसका अध्ययन करना, और आज के संदर्भ में 21वीं सदी के संदर्भ में नए नए माध्यमों के माध्यम से वो उस दृष्टिकोण को रखना, यह मुझे लगता है कि मतलब जो भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो भेदवादी मानसिकता के लोग हैं, जो फुटिरतावादी मानसिकता के लोग हैं, वो इन कल्चरल स्टडीज का या सोशल स्टडीज का या तौलनिक कम्पैरेटिव स्टडीज का उपयोग करके अपना कुछ नैरेटिव रखने का प्रयास करते हैं जो नैरेटिव भारत विरोधी है। उनको वैसी तो सामग्री हमारे पास में ज्यादा है, वैसी तो सामग्री साहित्य में बिखरी पड़ी है। आज के भी मराठी, हिंदी, जैसे भैरप्पा जी का अभी उपन्यास है उत्तरकांड नाम का, कन्नड़ साहित्य के जो साहित्यकार है, या हमारे मराठी में कुछ उपन्यास, जैसे नेमाड़े जी का उदाहरण दिया, हिंदू उपन्यास है उनका, जैसे भैरप्पा जी का आवरण उपन्यास है कन्नड़ में। तो उन उपन्यासों में आज भी ऐसे ये संस्कृति के सब तत्व में मिलते हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अब ये जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र या राष्ट्रीयता की अवधारणा है, उसके बारे में कुछ इसी व्याख्या है, कुछ अवतरण है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक हिंदी के साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी, उनका कथन है, वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद सब जगह प्रधान है। इसमें एक बात ऐसी है कि राष्ट्रवाद इस संकल्पना को, नेशनलिज्म इस संकल्पना को एक थोड़ा अपमानित करने का प्रयास बहुत से विचारक इस संदर्भ में करते हैं। जैसे डॉक्टर गणेश देवी नाम के जो विचारक है,
जिन्होंने आफ्टर एमनेशिया नाम के पुस्तक में, वैसे तो भारतीय साहित्य की जो विशेषताएं है वो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखी है, लेकिन जब वो पॉलिटिकली जो कोई भूमिका रखते हैं समाज के सामने, तो राष्ट्रीयता को या राष्ट्रवाद को एक बदनाम ऐसी चीज के रूप में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी जो उनके विचारों में, उनके पुस्तकों में जो उन्होंने अवधारणा रखी है, उसका और राष्ट्रीयता का जो संबंध है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए हमें उस बात पर गौर करना चाहिए। जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं राष्ट्रवाद सब जगह प्रधान है। राज्य प्रधान व्यवस्था में राष्ट्रवाद पनपे बिना नहीं रह सकता। सोशलिज्म, कम्युनिज्म राष्ट्राधारित धारणाएं हैं, लेकिन राष्ट्राधारित धारणाएं नहीं है सभी, लेकिन सोशलिज्म भी नेशनल बना और कम्युनिज्म को भी नेशनल रूप में देखा जा सकता है। जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं राष्ट्रवाद यह आधार है जिस पर दुनिया की व्यवस्था चल रही है। एक जैसे राष्ट्र शब्द जो है वो अंग्रेजी के नेशन, नेशियो से आया हुआ है, लैटिन के नेशियो से आया हुआ है, और उसका अर्थ है ट्राइब, जन्म अथवा वंश। और इसमें सभी जो बातें उसमें कुछ चिंतकों की मैं व्याख्या आपसे, और ये शब्द तो प्राचीन है, यजुर्वेद अथर्ववेद में ये शब्द आता है, और राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं भी हमें वेदों में मिलती है। अर्नेस्ट रेनाउल नाम के विचारकों ने ऐसा उसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि राष्ट्र यह अनेक आत्माओं की एकता निर्माण करने वाला आध्यात्मिक तत्व है। हम अगर राष्ट्र नाम की जो किताब है जिसमें गुरुजी के विचारों का राष्ट्र विचारों का संकलन किया है, और उसमें दत्तोपंत जी की एक बड़ी लंबी प्रस्तावना है उस पुस्तक को, पुण्यः वाचन नाम की। उस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्र संकल्पना के सभी विश्व में जो जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी के अलावा भी, उन सभी भाषाओं में राष्ट्र की अवधारणा और कैसी प्रधान है रखी गई है, उसका एक बड़ा ही बहुत बृहद ऐसा चित्र उन्होंने वो पुण्यः वाचन में रखा है। गुरुजी के विचार भी उसमें है पूरे, वो राष्ट्र नाम की किताब में, और उसके साथ में दत्तोपंत जी ने उसकी जो व्याख्या की है, उस पर जो भाष्य किया है, वो भी हम अगर देखेंगे तो यह सब भाषा, ये सब राष्ट्र की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से हमें मिलती है। अर्नेस्ट बेकर नाम के इतिहासकार ने ऐसा लिखा है, राष्ट्र यानी ऐसा लोक समूह कि जो अनेक वंशों से बना हो, एक विशिष्ट भूप्रदेश में उसका वास्तव्य हो, भावना, विचार और श्रद्धा के अभिव्यक्ति के लिए यह सर्वसाधारणतः एक ही भाषा का प्रयोग करे, साथ ही भविष्य के जीवन संबंधी उनकी एक सर्वमान्य आकांक्षा हो। अनेक लोगों ने इसकी व्याख्या की है, जैसे एनी बेसेंट की प्रसिद्ध व्याख्या है। एनी बेसेंट कहती है कि दैवी ब्रह्म तत्व का दृश्य जगत में जीवन विषयक आविष्कार यानी राष्ट्र, इस राष्ट्र रूपी दैवी ज्योति के साथ व्यक्तियों का समूह एकत्र आता है और एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ता है। एनी बेसेंट कहती है। अरविंद घोष राष्ट्रवाद के बारे में लिखते हैं, राष्ट्र के अंतर्गत दैवी एकता के अनुभव की तीव्र अभिलाषा यही राष्ट्रीयता है। इस अभिलाषा से प्रेरित राष्ट्र के घटक व्यक्ति यदि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक दृष्टा बाह्याचार से कितने भी भिन्न रहने पर भी उनमें एकता रहती है। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की कल्पना जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनका एक करके मैं आगे बढ़ता हूं। अंबेडकर जी ने लिखा है, नेशनलिटी इज ए फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड which on the one hand binds together those who have it so strongly that it overrides all differences arising out of economic conflicts or social gradations, and on the other severs them from those who are not of their kind. ये जो राष्ट्र की एकात्मता के सूत्र है ये हमें यहाँ पर मिलते हैं। राष्ट्रीयता के प्रधान तत्व जो है वो प्रधान तत्व साधारणतः भौगोलिक एकता, उस राष्ट्र की जो भौगोलिक एकता रहती है उसमें रहते हैं। दूसरी जातीय एकता, तीसरी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परंपरा की एकता, चौथा भाषा की एकता, भाषा की एकात्मता, पांचवा धर्म की एकता, और छठा आर्थिक एवं राजनैतिक आकांक्षा की एकता।
इसमें जो बातें रहती है, जैसे विष्णु पुराण में हम वो वचन तो सब हरदम हम याद करते हैं, उत्तम यस्य समुद्रस्य हिमाग्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। और अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् विगर्यसि। तो इस सांस्कृतिक एकता में अनेक जो घटक है उनसे यह, जैसे भारत की भाषा के बारे में, संस्कृत के बारे में भी मोनियर विलियम्स ने अपने हिंदुइज्म नाम के किताब में लिखा है कि संस्कृत द ओनली व्हीकल ऑफ हिंदू थियोलॉजी, फिलोसॉफी, लॉ एंड माइथोलॉजी, द ओनली मिरर इन विच ऑल द क्रीड्स, ओपिनियंस, कस्टम्स एंड judices of the Hindus are faithfully reflected। तो जैसे रविन्द्रनाथ कहते हैं कि सार्थक जन्म हमारा जन्मे छिए देशे, सार्थक जन्म भागो तोमाय भालवे से। जैसे सावरकर जी कहते हैं कि नभी नक्षत्र मराठी में बहुत एक परी प्यारा, मज भरत भूमीचा तारा, प्रासाद इथे भव्य परिमत भारी, आईची झोपडी प्यारी, तिजवी न नको, राज्य मज प्रिय साचा, वनवास तिच्या जरी वनिजा। ये जो भारतीयता की सूत्र रविन्द्रनाथ से लेकर तो सावरकर जी तक दिखते हैं। जैसे अब ये राष्ट्रीयता जो है, ये जो सूत्र है या राष्ट्रीयता की जो भावना है, ये जो भाव विश्व है हमारा, वो भाव विश्व साहित्य में किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, ये भी महत्व की बात है। और किसे हम कहेंगे कि राष्ट्रीय भावना साहित्य में अभिव्यक्त हुई है, किसको कहेंगे? तो ये जो राष्ट्र भावना की अनुभूति है वो मूल मनुष्य के समूह भावना में स्थित है। ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं, मनुष्य के नेचुरल इंस्टिंक्ट जो रहते हैं उसमें एक भावना समूह भावना ये भी है। और यह समूह भावना मतलब एक सामाजिक अनुभूति और मनुष्य में निसर्गतः विद्यमान रहने वाली इसी समूह भावना का रूपांतर राष्ट्रनिष्ठा में होता है। और यही समूह भावना संस्कृति के उत्थान और पतन से, संस्कृति के प्रवाह के साथ साथ वो बहती रहती है साहित्य के माध्यम से। हमारे आज जो साहित्य के माध्यम से ही संस्कृति जीवंत रहती है, साहित्य के माध्यम से ही संस्कृति का प्रवाह नदी प्रवाह जैसा। हमारे मराठी के कवि कहते हैं, मनातून वाहणारी ही जुगांची आंधळी गाणी। एक कवि के साथ में पूरी संस्कृति विद्यमान रहती है। कवि का व्यक्तित्व जो है वो संस्कृति को साथ में लेके चलता है। उसी को नेमाड़े देशीयता कहते हैं, देशीवाद कहते हैं। और साहित्य की अवश्यम भावी बात कहते हैं। कोई भी भाषा का साहित्यिक अंतिमतः देशीवादी ही रहता है। जो श्रेष्ठ साहित्य निर्माण होता है वो देशीवादी ही रहता है, या वो राष्ट्रीय ही रहता है, वो भारतीय ही रहता है। भारतीयता या राष्ट्रीयता जिस साहित्य में अंगभूत है वही साहित्य राष्ट्रीय तौर पर या साहित्यिक तौर पर श्रेष्ठ होता है। मैंने अभी एक विषय लिया है मेरे मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें ऐसा मैंने वो विषय का ऐसा नामकरण किया है कि भारतीय उपन्यासों में भारतीयता, भारतीय उपन्यासों में भारतीयता के सूत्र और साहित्य की श्रेष्ठता का अनुबंध। मतलब भारतीयता के जो सूत्र है वही सूत्र मानो उस साहित्य की श्रेष्ठता के प्रमाण है, मापदंड है, मानदंड है। तो जैसे कन्नड़ में भैरप्पा जी है, मैंने 4 उपन्यासकारों का अध्ययन करने का अभी प्रयास कर रहा हूं मैं। जैसे शरतचंद्र चटर्जी बांग्ला में है, मराठी में भालचंद्र नेमाड़े है जिनके बहुत से उपन्यास है और प्रसिद्ध होने वाले, और हिंदी में अपने प्रेमचंद जी है। 4 उपन्यासकारों का अध्ययन करने का मैं भी एक मेजर बृहद संशोधन प्रकल्प जो अपनी शिमला की संस्था है वहां पे करने का मैंने भी ये किया है। तो ऐसे लोक समूह का जो एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो अपने भूभाग से आत्मीय संबंध रहता है, और उसी के प्रभाव से तो साहित्य की निर्मिति होती है। उसी के प्रभाव से तो हमारे जैसे बहनाबाई चौधरी नाम की कवयित्री है जो ग्रामीण साहित्य में और ग्रामीणता में जो सूत्र है संस्कृति के
वो सूत्र उनके और उनकी रचनाएं, उनकी कलाकृतियां आज भी हमें प्रासंगिक क्यों लगती है? क्योंकि उनमें वो ग्रामीण मिट्टी की सुगंध हमें आज भी मिलती है। तो ये जो घटक है, ये जो बिंदु है, ये जो न्यूक्लियस है, नेमाड़े एक ऐसा कहते हैं कि अपनी संस्कृति का जो न्यूक्लियस है वो ग्राम है, और ग्राम में जो संस्कृति है उसी के भिन्न भिन्न रूप राष्ट्रीय और व्यापक तौर पर भिन्न भिन्न भाषाओं में व्यक्त होते हैं। तो ये जो सूत्र है वो हमको इसीलिए डॉक्टर स्नाइडर ने वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म नाम की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि देशाभिमान की जो अनुभूति है वो मनुष्य के समूह जितनी ही प्राचीन है। मैं जैसे कुछ लोग जैसे बोलते हैं नैरेटिव, अपने आशुतोष जी ने बताया कि राष्ट्र की अनुभूति ये नहीं है और उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो तर्क में कोई तथ्य नहीं है। वो राष्ट्र की अनुभूति मनुष्य के निर्माण से ही यहाँ तक आई है। वो क्योंकि भूमि से जुड़ी हुई समाज जिसे हम कहते हैं, जिस एंटिटी को समाज कहते हैं, वो उसी को समाज कहते हैं। उसकी कुछ संस्कृति होती है। केवल एक मनुष्यों का झुंड जो रहता है उसको समाज नहीं कहते। जिसकी एक समान संस्कृति होती है उसी को हम समाज कहते हैं। तो जैसे समाज की धारणा है, वैसे जैसे संस्कृति की धारणा है, वैसे राष्ट्र की धारणा है, उसकी एकात्मता की धारणा है। इसलिए पत्रकार माटकुलकर थे, तमिलनाडु के संपादक थे, वे कहते हैं कि राष्ट्र का अंतःकरण, राष्ट्र की भावना एवं राष्ट्र के विकार, वे कहते हैं, देखिए, राष्ट्र का अंतःकरण, राष्ट्र की भावना एवं राष्ट्र के विकार जिस कविता में आविर्भूत होते हैं वही होती है राष्ट्रीय कविता। इतना जो अनुबंध है, जो संबंध है, जैसे राष्ट्रीय कविता माने देशभक्ति को अभिव्यक्त करने वाली कविता, ऐसा भी हम उसके कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न भाषाओं में ये राष्ट्रीयता की अनुभूति हमें मिलती है। बांग्ला में हमें पता है, मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया था कि सार्थक जन्म हमार जन्मे चेती, रविन्द्रनाथ की कविता है। और ये पुस्तक में रविन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विस्तार से लिखा है। जैसे रविन्द्रनाथ के बारे में भी कुछ लोग अलग प्रकार से उन पर भाष्य करके वे जैसे कोई राष्ट्रीयता के या भारतीयता के विरोधी है ऐसा भी प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रविन्द्रनाथ की कविता अगर पढ़े या उनकी कविता का जो भाव विश्व है वो अगर देखें तो हमें उनके सभी सूत्र मिलते हैं। सुब्रमण्यम भारती की तमिल में कविता है, यह है भारत देश हमारा, भारत माँ की अनमोल ध्वजा। अनेक कविताएं सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है जिसमें भारत का गौरवगान उन्होंने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है प्रसिद्ध, तू था दुनिया का सरताज। जयशंकर प्रसाद जी की हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। चाह नहीं मैं सुरबा लाके, वो तो आप सबको पता है, गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीशे चढ़ाने जिस पथ जाते वीराने। माखनलाल जी लिखते हैं। तो ऐसी अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। निराला जी की बहुत सी कविता है। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, तुम शिव हो मैं हूं शक्ति। निराला जी लिखते हैं, तुम शिव हो मैं हूं शक्ति, तुम रघुकुल गौरव, रामचंद्र में सीता अचला भक्ति। राम की शक्ति पूजा नाम की भी उनकी एक दीर्घ कविता है। हिंदू तन हिंदू जीवन रगरग, हिंदू मेरा परिचय, अटल जी की कविता से हम सब जानते हैं। भूभाग नहीं शत मानव के, हृदय जीतने का निश्चय, कोई बतलाए काबुल जाकर कितनी मस्जिदें मैंने तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के। तो ऐसी जानिसा अख्तर नाम के एक शायर है, उन्होंने लिखा है, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें अपनी सुबह से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार है अपने हर एक गांव से, घने बरगदों की घनी छांव से।
तो ये जो हमारी राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी जी की कविता है। सावरकर जी लिखते हैं, जयस्तुते श्री महन मंगले ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला। अटल जी का जो प्रसिद्ध भाषण है सावरकर जी के ऊपर का, उसमें भी उन्होंने लिखा है सागरा प्राण तळमळला। तो वो हमारे मराठी के जो राष्ट्रीय कवि है कुसुमाग्रज, उनकी भी अनेक कविता है। गर्जा आ जय जयकार क्रांतीचा गर्जा आ जय जयकार, अन वज्रांची छातीवरती घ्या झेलून प्रहार। कशास आई भिजविसी डोळे उजळ तुझे भाल, रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषक काल। सरणावरती आज आमुची पेटतास प्रेते, उठतील त्या ज्वालातून भावी क्रांतीचे नेते। लोहदंड तव पायांमधले खळाखळा तुटणार, आई खळाखळा तुटणार, गर्जा जय जयकार क्रांतीचा गर्जा जय जयकार। अन्य भाषिक जो यहाँ पर मेरे सभी बंधु बैठे, उनको भी ये समझ में आ सकती है, भावना समझ में आ सकती है, किसी भी भाषा की हो। ये जो भावना है उसमें वही तो है हमारे राष्ट्रीयता के सूत्र, समन्वय के सूत्र। समरसता के सूत्र नाम की एक किताब है, हमारे शायद राकेश सिन्हा जी ने या तरुण विजय जी ने उसका संपादन किया, समरसता के सूत्र। तो वो समरसता के सूत्रों में भारत के भिन्न भिन्न संत, भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न जातियों के, उनके जो विचार है, उनके जो अवतरण है, मैंने जैसे आपको राम दर्शन का जो ये दिया था उदाहरण, तो भिन्न भिन्न संतों ने, भिन्न भिन्न कवियों ने राम के संदर्भ में जो लिखा है, उसका एक बहुत बृहद, मतलब वो मेरा जो लेख था, आलेख था, वो 30-35-40 पन्नों का था आलेख। तो उसमें समाया नहीं था सब, वो पूरी भाषाओं में जो इतना, उसका तो पुस्तक निकलनी चाहिए उस टाइप की। तो कृष्ण के बारे में, जैसे एक राम एक प्रतीक है, वैसे कृष्ण दर्शन भी या अनेक ऐसे प्रकार के हमारे जो मानदंड है, हमारे जो मानचिन्ह है, वो मानचिन्हों के बारे में ऐसी एक अलग अलग विषयों पर के अध्ययन हो सकता है, पीएचडी के प्रबंध लिखे जा सकते हैं। और उसके बारे में जैसे मेरे विद्यार्थियों ने, मेरे 10 विद्यार्थियों ने जो काम किया, उसमें से आधे अधिक लोगों ने अभी अन्य किसी एक लेखक के इसमें भारतीय जीवन मूल्य मैंने विषय लिया है, भारतीय जीवन मूल्य। जैसे हिंदुत्व ऐसा हम प्रयोग नहीं कर सकते आज, ऐसा मतलब कर सकते हैं वैसा, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन भारतीयता के सूत्र, जीवन मूल्य, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीयता। एक मैंने विषय दिया है कि मराठी कादंबरी में भारतीयता के सूत्र। तो मराठी कादंबरी में भारतीय के सूत्र हमें दिखते हैं, हम उसका शोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तन मन धन से सदा सुखी हो, हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, जिन्होंने हिंदी में बहुत बड़ा साहित्य लिखा है, वे लिखते हैं, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अनुपंथ को पक्ष को दिल से रहे प्यारा, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, मुझे प्यारा भारत मेरा, रोम रोम तक कृष्ण पुकारे। तो गुरुजी महाराज लिखते हैं, रोम रोम तक कृष्ण पुकारे, ऐसे प्रेम अपारा, टुकड़िया दास कहे ना छोड़ू, जब तक जी में जियारा। देखिए वो रविंद्रनाथ जी की वो शब्द है, सार्थक जन्म आमार जन्मेची ये देशे, सार्थक जन्म भागो तुम्हारे भारदेशी। तुकडोजी लिखते हैं, कहे ना छोड़ू जब तक जी में जिया। तो ये जो राष्ट्रीयता के और भारतीयता के सूत्र है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक उदाहरण है। उसमें 90वें पर्व में संजय के मुख में भारत वर्ष का वर्णन आया है। इसमें भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक प्रदेशों का वर्णन किया है, और उसमें जो भिन्न भिन्न नदियां हैं उनका उल्लेख है, उनका वर्णन आता है, नदियों का वर्णन आता है, जैसे प्रदेशों का वर्णन आया है उसमें। देखो, कुरु, मत्स्य, दर्शान, कौशल, मद्र, उदाहरण के लिए मद्र, कलिंग, काशी, विदेह, कश्मीर, सिंधु, गांधार, द्रविड़, केरल, कर्नाटक, चोल, कोकण, आंध्र आदि राज्यों का उल्लेख उसमें आता है। अमीर खुसरो ने 1318 में एक नुहसी पिहार एक मनसबी लिखी थी 1318 में अमीर खुसरो ने, जिसमें तीसरा सिपाहार भारत
ऐसा करके उसका वर्णन किया है। उसमें भिन्न भिन्न भाषाओं, उन्होंने अमर खुसरो ने सिंधी, कश्मीरी, तेलंगी, माबरी, गोरी, बंगाली, अवधी, इन अनेक भाषाओं का उल्लेख किया है। तो ये जो भारत की एक सूत्रता है, इसके बारे में एक कथन करके मैं आगे जाता हूँ। शिशिर कुमार दास, डॉक्टर शिशिर कुमार दास कहते हैं, इंडियन लिटरेचर इज अ रिकॉर्ड ऑफ मेमोरेबल utterances of Indian people, again an entity which is not determined by political exigencies but defined by a feeling of communality that runs through centuries. It is this sense of communality, Sahitya, which is the force unifying the Indian people and their activities, social, religious and intellectual, a force that brings the diverse creative urges together like Indian music and painting and sculpture. Indian literature is also a unified universe despite its various linguistic manifestations. एक ही व्याख्या में भारतीयता के सभी सूत्रों के बारे में वो लिखते हैं वो, और ये परंपरा बहुत पुरानी और यहाँ तक हमें दिखती है। इसके बारे में साने गुरुजी जो मराठी के एक लेखक थे, उनका कथन है, वे कहते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत की सुगंध, साने गुरुजी कहते हैं अपनी भारतीय संस्कृति नाम की किताब में, शंकराचार्य के अद्वैत की सुगंध सभी प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में आ रही है। तुकाराम के अभंग, नरसिंह मेहता के भजन, रविन्द्रनाथ की गीतांजलि, बसवप्पा के छंद एकल संस्कृति के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। भारतीय संतों और आचार्यों ने भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में पिरोया है, साने गुरुजी कहते हैं, गांधीवादी विचारक थे। और ये जो हमारी एकता है उसका संक्षेप में हम विवरण ऐसा कर सकते हैं, ये विषय यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ अभी, कि विभिन्न भाषाओं में लेखकों का जो प्रेरणा स्रोत होता है वो एक ही होता है, उनका भावनात्मक और बौद्धिक अनुभव भी एक ही होता है। इस देश में हर जगह एक ही तनाव काम कर रहा है और इसमें एक जैसी साहित्यिक प्रतिक्रियाएं भी पैदा हो रही है। इन कहानियों का भाषा का माध्यम चाहे कोई भी हो, भारतीय लेखक एक स्वर में बोलता है और यह काफी स्वाभाविक भी है। डॉक्टर निशिकांत निरजकर, जिन्होंने तौलनिक साहित्याभ्यास, वैसे तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं में लिखते हैं, लेकिन उनकी किताब है, मूलतः मराठी लेखक है, मराठी साहित्यकार है, उन्होंने तौलनिक साहित्याभ्यास नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें इस सभी अवधारणाओं को और बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्हें रखा है, ऐसा हमें दिखता है। हिंदी साहित्य में उसको मैं आगे जाता हूँ। हिंदी साहित्य में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो सब कालखंड बताए जाते हैं हिंदी साहित्य के, उसमें राष्ट्रीयता की और भावना के सूत्र हमें बहुत प्रभावी ढंग से मिलते हैं। इसमें एक विचार और करने लायक बात है कि राष्ट्रीयता का जो स्वरूप स्वतंत्रता पूर्व काल में है, जिसमें हमें जिसको हम अस्मितावादी राष्ट्रवाद कहते हैं, अस्मितावादी राष्ट्रीयता कहते हैं, जिसे आक्रामक राष्ट्रीयता कहते हैं, उसका स्वरूप स्वातंत्रोत्तर काल में बदल जाता है। उसका स्वरूप सामाजिकता से घुल मिल जाता है। इस समाज के प्रश्न, इस समाज के सभी वर्गों के समस्याएं, उससे भी उसका फिर वो संबंध जुड़ता है। और केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में न सोचते हुए राष्ट्र के उत्थान के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में, राष्ट्र की भिन्न भिन्न समस्याओं के मूल रूप में जाकर उसका चिंतन मंथन करने का प्रयास जब साहित्यकार करता है, तो वो जो उनकी भावनाएं हैं वो भी राष्ट्रीयता की ही भावना है, हमने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे महादेवी ने एक कविता में लिखा था कि जाग बेसुध जाग। दो महादेवी की दो कविताओं का उदाहरण देकर मैं ये विषय समझाना चाहता हूँ कि एक विषय, जैसे कुसुमाग्रज जी ने पे लिखा है, स्वतंत्रता पूर्व काल की कुसुमाग्रज जी की कविता है और स्वतंत्रता के पश्चात की उनकी कविता है। उसमें
राष्ट्रीयता का अनुबंध, राष्ट्रीयता का संबंध और सामाजिकता का संबंध, यह सामाजिकता ही राष्ट्रीयता का रूप लेती है, राष्ट्रीयता सामाजिकता का रूप लेती है। सामाजिकता है, महादेवी कहती है जाग बेसुध जाग, अश्रुकण से उर सजाया या हीर कहार, अश्रुकण से उर सजाया त्याग हीर कहार, भीख दुख की मांगने फिर जो गया प्रतिद्वार, शूल जिसने फूल छू चंदन किया संताप, शूल जिसने फूल छू चंदन किया संताप, सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पदचाप, करुणा के दुलारे जाप, शंख में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, दृष्टि में जीवन अधर में सुचले छविमान, आ रचा जिसने सरों में प्यार का संचार, गुंजती प्रतिध्वनि उसकी फिर क्षितिज के पार, वृंदा विपिन वाले चार। यह उन्होंने लिखी हुई कविता है, यह आह्वान करती है सीधा। लेकिन वही महादेवी एक दूसरी कविता में कहती है, कह दे माँ क्या अब देखो, कह दे माँ क्या अब देखो, देखो खिलती कलियां या पैसे सूखे अधरों को, देखो खिलती कलियां या पैसे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमाया जलते जीवन देखो, खेलू परागमय मधुमय तेरी बसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखो। तो ये भी जो अभिव्यक्ति है, ये भी अभिव्यक्ति सामाजिकता की, राष्ट्रीय साथ में राष्ट्रीयता की और भारतीयता की ही अभिव्यक्ति है। ये जो स्वर है, मुक्तिबोध, शरदचंद्र मुक्तिबोध जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, उनके छोटे बंधु थे, उनकी एक कविता में वो कहते हैं, पिढेतील चैतन्याचा तुला स्पर्श व्हाया हवा, मला ओळखावयाला हवे माझे स्वप्न तुला, माझा असा जीव हवा माझी तळमळ तुला, धुलीमध्ये माझा माथा नम्र होतो ज्याच्यामुळे, विराट त्या गगनाचा थोडा हवा भास तुला, कणणाऱ्या जीवनाच्या तळी अंतरावा जीव, जो दुखी है दलित है, कणणाऱ्या जीवनाच्या तळी अंतरावा जीव, पिढेतील चैतन्याचा तुला स्पर्श व्हाया हवा। यहाँ अलग प्रकार का चैतन्यवाद जो है, हमारा अद्वैतवाद जो है, पिढेतील चैतन्याचा तुला स्पर्श व्हाया हवा, मला ओळख, यही तो साहित्यकार है, यही तो साहित्य की जो एक मापदंड है उसकी श्रेष्ठता का। जैसे हमारे दभी कहते थे कि विश्व वात्सल्यवाद और भावकाव्यात्मता, ये साहित्य के दो मानदंड है। विश्व वात्सल्यता जो है, अयम निज परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम, वही तो पंडित है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु दृष्टवत् आत्मवत् सर्वभूषेषु भूतेषु पश्यति स पंडितः। तो पिढीतील चैतन्याचा तुला स्पर्श व्हाया, मला ओळखावयाला हवे माझे स्वप्न तुला, माझा असा जीव हवा माझी तळमळ तुला। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र आज हम जब देखते हैं तो हमें आज के भी साहित्य में इस प्रकार से मिलते हैं। मतलब हम अगर एक विशिष्ट धारणा लेकर राष्ट्रीयता के सूत्र अगर देखेंगे, मतलब जिसमें जैसे अभी बहुत से लेखक जो लिख रहे हैं, जैसे मनोज मुंतशिर की वो आज की वो प्रसिद्ध कविता है, आपको पता है ना, जो लिखता है कि तलवारों पे सलवार दिए है, अंगारों पे जिस्म जलाया है, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये नहीं ना रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबन के मैं खिल जावा, इतनी है दिल की आरज़ू। तो ये जो है आज की अभिव्यक्ति, ये थोड़ी मतलब जैसे हम कहेंगे भड़क प्रचारकी भी बोलते हैं जिसको, इस प्रकार की अभिव्यक्ति तो है ही, लेकिन जो अंतःप्रवाह बहता है भारतीयता की चेतना का, भारतीयता के आस्था का, भारतीयता की आस्था मतलब यहाँ के जनों की आस्था, यहाँ के संस्कृति की आस्था, यहाँ के छोटे छोटे मनुष्य के पूरे भाव विश्व की आस्था, वो साहित्य में आता है। और आजकल के साहित्य में वो हमें दिखता है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
एक थोड़ा सा इसको जोड़ के एक विषय में आपके सामने रखना चाहता हूं, जो सूत्र का विषय है, संकल्पना के जो आजकल जब देशीयता का उल्लेख किया था उसके संदर्भ में है। तो एकेडमिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता, भारतीयता एवं देशीयता, यह तीन संकल्पनाओं का आजकल बड़ा उपयोग किया जाता है और उसको कुछ अलग अलग ढंग से रखते हैं लोग, विचारक रखते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि भारतीयता, राष्ट्रीयता और देशीयता, भारतीयता जैसे इंडियनिज्म यह शब्द भी उपयोग में लाते हैं, जैसे इंडियननेस ये शब्द भी उपयोग में लाते हैं, या इंडिजिनसिटी भी शब्द उपयोग में आया है इसमें। नागपुर क्या होता है, मुझे याद आता है एक बहुत नागपुर के एक विद्वान पंडित थे डॉक्टर बोसे येरकुंटवार, उनका और हमारे जो भाष्यकार थे, चिंतक थे हिंदुत्व के, बाबूराव जी वैद्य, उनका एक बड़ा एक वैचारिक संघर्ष हुआ था। तरुण भारत में एक लेखमाला प्रकाशित हुई थी। तो येरकुंटवार जी का कहना था कि हम हिंदुत्व या इस शब्द का प्रयोग न करते हुए भारतीयतावाद, उन्होंने शब्द लिखा था भारतीयतावाद, तो हम भारतीयता, भारतीयत्व, भारतीयतावाद इस शब्द का प्रयोग करें राष्ट्रीयता या हिंदुत्व के बजाय। लेकिन उसका प्रतिवाद करते हुए बाबूराव जी ने वो उसमें विषय रखा था कि हिंदुत्व यही इसका केंद्र बिंदु क्या है, न्यूक्लियस क्या है। तो मेरा भी ऐसा मानना है, मेरा भी ऐसा अध्ययन है कि भारतीयता, राष्ट्रीयता और देशीयता, ऐसे अगर तीन ये अलग संकल्पनाएं हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ने वाली संकल्पनाएं हैं, इन ये तीनों इसके जो परिघ है, तीनों संकल्पनाओं के परिघ एक दूसरे को जहां पर छेदते हैं या मिलते हैं, इसका जो गाभा, इसे हम कहेंगे गर्भ घटक जो है, हम अगर इसका अध्ययन करें, राष्ट्रीयता का हम अध्ययन करें, उसमें कौन से समान सूत्र है, तो हमें दिखते हैं कि वो समान सूत्र अंततोगत्वा हिंदुत्व के ही सूत्र है। गांधी जी अपने हिंदू धर्म म्हणजे काय, हिंदू धर्म व्हाट इज हिंदुइज्म नाम की गांधी जी की किताब है, या सावरकर जी की हिंदुत्व की किताब है, या अनेक विचारों की, कोई भी विचारक लीजिए आप, अनेक विचारक लीजिए। भारत में अभी पवन वर्मा की किताब है बीइंग इंडियन एंड बिकमिंग इंडियन, दो किताबें पवन वर्मा जी ने लिखी है। या बाकी आज के जो सब साहित्यकार है, विचारक है, उनकी किताबें देखिए, उनमें हमें दिखता है कि जब राष्ट्रीयता का चिंतन होता है तो उसका जो मूल अंततोगत्वा रहता है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू चिंतन, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, हिंदूनेस कहते हैं, हिंदुइज्म न कहते हुए हम हिंदूनेस कहते हैं। अभी जो दिल्ली में मोहन जी का जो प्रतिपादन हुआ था 2 दिन का, तो उसमें उन्होंने इस विषय के ऊपर एक बड़ा चिंतन प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने हिंदूनेस इस शब्द का प्रयोग किया था। तो हम भारतीयता का विचार करते हैं, इंडियननेस का, तो उसका भी जो मूल गर्भ घटक है वो भी हिंदुत्व का ही निकलता है। और देशीयता, जिसकी ज्यादा चर्चा आजकल, मतलब जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद, प्राच्य और पाश्चात्य नाम की किताब है अपने गोपीचंद नारंग जी की, या ओरिएंटलिज्म नाम की किताब एडवर्ड सईद की। तो इस किताबों में जो नेटिविज्म, जो कि राल्फ लिंटन या कोई विदेशी चिंतकों ने नहीं शब्द निकाला है, देशी नाममाला संग्रह, हेमचंद्र नाम के जो गुजराती कवि थे उनकी किताब है। ज्ञानेश्वर जी ने देशी शब्द का प्रयोग किया है, देशी चीज लेने वे कहते हैं, देशिकार लेने कहते हैं। तो देशी मतलब हमारी मिट्टी की, हमारी यहाँ की भाषा। यही थोड़ा सा इसमें भेद इतना ही है कि देशीयता इसका जो है वो प्रादेशिक और भाषिक संदर्भ में इस संकल्पना का प्रयोग होता है, भारतीयता और राष्ट्रीयता का प्रयोग इसे जोड़ने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों संकल्पनाओं को जोड़ने वाला जो समान सूत्र है, वो समान सूत्र हिंदुत्व का ही है। मतलब ये समान सूत्र जो है वो हिंदुत्व की ही है। तो इसमें अभी आजकल के साहित्य में भी मैंने भैरप्पा जी का उदाहरण दिया, उनकी आवरण कादंबरी है, नेमाड़े की हिंदू कादंबरी है, या अनेक लेखकों ने
आज भी जो लिख रहे हैं, उत्तरकांड नाम की कादंबरी जो भैरप्पा जी ने अभी लिखी है, या अमीश त्रिपाठी का रामचंद्र सीरीज का उपन्यास है, 4 उपन्यास उन्होंने लिखे, साइन ऑफ इश्वाकू या वॉरियर ऑफ मिथिला या रावण वगैरह वगैरह, 4 उनके पूरे हो गए अब। और उसके पहले उन्होंने वो इसकी सीरीज लिखी थी अपने शंकर के ऊपर की, शिवा। या मतलब आज के संदर्भ में आज भी हमें बहुत बड़े पैमाने पर जो लेखक जैसे विक्रम संपत है या और लेखक देवदत्त पटनायक है या अमर्त्य, ये है अमर्त्य भारत, इनकी अपनी किताब है, अमीश त्रिपाठी की अमर्त्य भारत नाम की किताब में ये सब संकल्पनाओं का बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने लिखा है, रखा है। नागपुर में उनका भाषण हुआ था तो इसी विषय पर हुआ था। उनका कहना था, कथन था कि शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में ये भारतीय, अभी मैं एक आलेख पढ़ रहा था, कहीं एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में विनोद दुबा और तवलीन सिंह का भाषण हुआ, तो तवलीन सिंह इन्होंने इसमें विषय रखा था वो विश्वविद्यालय में कि भारत की शिक्षा प्रणाली में भारतीयता आनी चाहिए, भारतीयता के राष्ट्रीयता के सूत्र आनी चाहिए, उसका सही मायने में होना चाहिए, ऐसे तवलीन सिंह जो कहती है। तो ये सब बातें हमें देखते हैं कि आज के भी संदर्भ में इस सभी बातों का हम उपयोग कर सकते हैं। मैं अभी इस मेरे कथन के आखिरी इसमें जाता हूँ, कुछ बातें अभी छूट गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भाव है, मेरे कहने का, कथन का जो भाव है, वो आपके आप सब यहाँ पे विद्वान लोग हैं, बहुत साहित्यकार है, इस विषय का चिंतन मनन और मंथन हम सभी करते रहते हैं, और मैं सिर्फ उसको साझा कर रहा हूँ आपके साथ में, इसका मुझे अभी एहसास है। तो आज के नए जो माध्यम है, सभी माध्यमों में और सभी माध्यमों में इस राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हो रही है, और हम कर सकते हैं। समाज माध्यम है या जन अध्यापन के, जनसंवाद की जो माध्यम है, सिनेमा का माध्यम है या नाटक का माध्यम है या अन्य किसी का माध्यम है, तो उस माध्यम के साहित्यिक लेकिन इसको साहित्यिक ढंग से या लिटरेरी फॉर्म में हमको ये करना चाहिए। प्रचार की फॉर्म में जितना प्रभाव नहीं पड़ता उतना एक, जैसे आवरण कादंबरी का जो प्रभाव है वो अनेक इतिहासकारों ने लिखे इतिहासों से भी ज्यादा है। हिंदू कादंबरी का जो प्रभाव है नेवाड़ी जी 4 कादंबरी लिखने वाले हैं, हिंदू 4 बृहद कादंबरी, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी थी ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने अपनी लिखा था अपने प्रस्तावना में, या आपने कही है कि हिंदी की जी बाणभट्ट की आत्मकथा है, उसकी प्रेरणा है नेमाड़ी जी के हिंदू को, और हिंदू जगण्याची समृद्ध गडगड, यह उनका पहला उपन्यास है उसमें लिखने वाले। तो ऐसी ललित साहित्य कृति के माध्यम से जो विचार और समाज में जाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो शिवाजी उत्सव नाम की एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और मेरा कथन समाप्त करता हूँ। 1904 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी कविता है, 1904 में शिवाजी उत्सव, जिसका मराठी में अनुवाद हुआ था, पु ल देशपांडे जी मराठी के लेखक थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया है मराठी में। तो शिवाजी उत्सव कविता में जैसे सूत्र कैसे है, समानता के, एकता के सूत्र कैसे जोड़ते हैं, वे लिखते हैं, कोण दूर शताब्देर कोण एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी मराठार कोण शैले अरण्येर अंधकारे। शिवाजी के पराक्रम को प्रतिसाद कैसे देते हैं रविन्द्रनाथ, मराठार कोण शैले अरण्येर अंधकारे बसे, हे राजा शिवाजी तव भाल उद्भासिया ए भावना तडित प्रभावत, ऐसे छिल नामी एक धर्म राज्य, पाशे खंड छिन्न विभिन्न भारत, बेधे दिम आमी। मराठी साथे आजी हे बंगाली, एक कंठे बोलो जय तू शिवाजी। 1904 में लिखी कविता है रविन्द्रनाथ जी की। मराठी साथे, जैसे लोकमान्य तिलक स्वातंत्र्य संग्राम के जनक थे उस समय की कविता है, मराठी साथे आजी हे बंगाली, एक कंठे बोलो जय तू शिवाजी। मराठी साथे आजी हे बंगाली, एक संगे चलो महोत्सवे साजी। आजी एक सभा तले भारतेर पश्चिम पूर्व दक्षिण ओ बामे, एकत्रे करुक भोग एक साथे, एकटी गौरव एक पुण्य नामे, एक पुण्य नाम। धन्यवाद।